गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। बारिश हो रही भाई, कोटा में अच्छी सी। कल भी हुई थी, आज भी हुई है। और बताइए। क्या था होमवर्क, क्या था? 31 से लेके 41। मोहित का बैकलॉग निपट गया, बहुत बढ़िया जी। बट आगे क्रिएट ना हो, ये ध्यान रखना। यश का भी सारा बैकलॉग क्लियर हो गया। दिल्ली में फ्लड आ रही है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है कि सर बीएमडब्ल्यू के अंदर क्या पता चलता है आपको? चलो जी, तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। केमिकल काइनेटिक्स टेस्ट पेपर थोड़ी था आपका, नहीं था ना? मेरिट में भी बारिश करा दें, होगी, चिंता मत करो यार, सब जगह होगी। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 41 तक बोलिए, डाउट्स बोलिए। गर्मी लग रही है यार। थर्टी फाइव में ऑप्शन सारे गलत है, ऐसा? रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होगी, बात तो सही कह रहे हो भाई, सारे ही मोल्स पर लीटर की पावर 1/n। तो यहां पर मोल की पावर तो 1 - n, और हाँ यार सही कर लो, और तो क्या है। 35 में किसी ऑप्शन को चेंज कर दो, मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ठीक है। अब कौन सा मैच करता जो देखो। नेक्स्ट। अच्छा, वो सी वाला जो है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। सी वाले में जो सी ऑप्शन है उसमें गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। वो लीटर की पावर n - 1 है, तो n नीचे आ गया, किसी ने सही देखा है। सी ऑप्शन में सही कर लो। सी ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ, लीटर n, उसको n की पावर -1 कर लेना। नेक्स्ट। 36, 34 नहीं बता रहा हूं। 31 फिर भी बता सकता हूं। 31 हो गया क्या? 31 हो गया क्या? 31 में दो जगह गड़बड़ होती है। लॉग, क्यों लॉग लिखा हुआ मतलब बेस 10, तो log a अपॉन log a - x, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2.303 kT। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, तो स्लोप यहां पर आ जाता है, नहीं उल्टा लिख दिया, सॉरी, k अपॉन 2.303। तो स्लोप आ जाता है -k अपॉन 2.303। ये 2.303 वाला फैक्टर रह जाता है। लेकिन अब इसमें भी गड़बड़ होती है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें
के बताना है इन सेकंड इनवर्स, और ग्राफ में जो टाइम है वो है मिनट्स में। तो पहले जो ग्राफ से स्लोप आएगा उससे जब हम के निकालेंगे तो वो मिनट इनवर्स में आएगा, यानी पर मिनट। तो पर सेकंड के लिए उसको 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा, उसे 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से पहले के निकालो, फिर उसको 60 से डिवाइड करो, अब हो जाएगा कौमित। बहुत बढ़िया जी। यार तुम्हारा नाम नहीं पढ़ पाता मैं, THOIHEN, THOIHEN, क्या बोलूं इसको, थो इन, थोहिन, थो इन है। 37, 38, लगभग लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है। देखो 36 में क्या हो रहा है कि रिएक्शन एक्स कन्वर्टिंग इनटू वाई है, तो जब इसके आधे मोल्स रिएक्ट करेंगे तब जाके दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 36 में जब एक्स और वाई की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो वो टाइम जो होगा वो टी हाफ टाइम होगा, वो टाइम टी हाफ होगा। लेकिन ऐसा तब है जब दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम हो। क्वेश्चन नंबर 37 में जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो वो टी हाफ है नहीं उसका। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बस ये कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 37 में जब ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, अगर इसमें से कुछ रिएक्ट करता है ए माइनस एक्स तो इसका बनेगा एन एक्स, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये इसके बराबर होगा। अब आगे जैसे करना चाहो करो। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 तो खैर बता ही चुका हूं, 38 खुद दिमाग लगाओ। ऐसे ही क्वेश्चन पहले जीरो ऑर्डर के लिए हम आई थिंक कर चुके हैं, तो अब इसके बाद भी बताना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, सोचो क्या होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 39 में एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं है, एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं है। 39 क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट, डन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शीट हो गई आपसे 9 आउट ऑफ 10 करेक्ट है, बहुत बढ़िया, डन। यही होमवर्क था हमारा। तो लास्ट क्लास में मुझे लगता है हमने टी हाफ मेथड भी डिस्कस कर लिया था, और एक और कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, यहां तक डिस्कस कर लिया था ना हमने। ऑल करेक्ट इश्यू, वेदांत, वरुण 8 आउट ऑफ 10, पंकज के सारे सही है, हिंदराज के 7 आउट ऑफ 10, थोहिन हन, थोहन 8 आउट ऑफ 10। थोइहन कहा, थोइहन हो सकता है यार, ज्यादा अच्छा थोइहन। थोइहन कहां से हो, ऐसा लग रहा है तुम तो कहीं ताइवान टाइप से हो यार, मतलब नेपाल, अरुणाचल। शीट हो गई भावादीप, बहुत बढ़िया जी, डन डन। बस बस भावादीप बार बार मत करो यार, एक में से मणिपुर से हो, गुड, क्या बात है।
और मणिपुर में किस जगह से हो? बहुतों को, अब बहुत सारी जन, तुम्हें कैसे पता चला कैलाश अरविंद की वो मणिपुर से है भाई? तुम्हें कैसे पता चल रहा भाई? इम्फाल वेस्ट। आप सर, आपके सिवा आज कोटा वाले सारे ऑफ पर है, ऐसा? आज क्लास नहीं है, किसने कह दिया? अच्छा, एसकेएम सर ने भी पूछा था। ओके, इसीलिए सबको पता है। मीनाक्षी का कहना कि मीनाक्षी समझ में आ जाएगा, पर कुछ कुछ चीजें रिलेटेड है। देखो, ऐसा नहीं है कि पूरा आइसोलेटेड है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, सबने पूछ लिया, जीबी सर ने भी पूछ लिया, वीजी सर ने भी पूछ लिया, विजय सर ने भी पूछ लिया, एसकेएम सर ने भी पूछ लिया। अच्छा चलो ठीक है, अब हमारी क्लास तो करें, नहीं तो पता चला उनकी तो क्लास ऑफ और हमारी बातों में ही निकल गई। तो लास्ट क्लास में दो मेथड तो डिस्कस कर लिए थे, थर्ड मेथड पर मैं आ रहा हूं, इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, देन इसमें अब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और हमें उन सब के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो एक तो इस मेथड का सबसे अच्छा फायदा क्या हो गया कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी अगर है तो भी हम यहां से ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज यहां पर हो गया कि हमें पी और क्यू दोनों निकालने हैं, दो रिएक्टेंट है। बिकॉज इससे पहले वाले जो मेथड्स थे, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड, टी हाफ मेथड, उनमें एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए थे वो एक ही रिएक्टेंट वाले केस के थे, तभी वो यूज हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये इस मेथड का कह सकते हो एक एडवांटेज है। क्या किया जाता है इस मेथड में, इनिशियली एक कंटेनर में हम ए और बी डालते हैं। ए की कंसंट्रेशन लेट से 0.1, बी की कंसंट्रेशन लेट से 0.2, और एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम रेट मेजर करते हैं। इनिशियल रेट, लेट से वो रेट आ जाती 10⁻⁻⁴। फिर हम क्या करते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस बार हमने इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 की जगह 0.2 कर दी, 0.1 की जगह 0.2 कर दी। रेट कंसंट्रेशन ए की डबल करने पर हमने देखा कि रेट भी डबल हो गई, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट भी डबल हो गई। इसका मतलब पता क्या है, क्या हमें इससे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाएगा? केवल ए की कंसंट्रेशन को चेंज किया है, क्या हमें इस ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाएगा? या तो आप वैल्यूज पुट करो, लेकिन बिना वैल्यूज के ही समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, बी की कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया, तो यहां पर रेट कितनी, 10⁻⁻⁴, यहां रेट कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁴। दोनों का रेशियो ले लो, जब रेशियो लेंगे तो पी की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इनका रेशियो लेने पर ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां पर 1/2 के कैंसिल, ये 1/2 की पावर पी, यानी पी इक्वल्स टू 1। बिल्कुल बढ़िया, यानी ए की कंसिडरेशन डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है, मतलब ए की पावर 1 ही होगी। लेकिन अब अगर हमें बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो ए की कंसेंट्रेशन को हमने कांस्टेंट कर दिया और बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया, तो अब हम देख रहे हैं कि रेट जो है वो 8 टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स हो गई। यानी बी की कंसेंट्रेशन को डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो गई। बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बता सकते हो? मैं अब ऐसे लिखूंगा नहीं, तरीका समझ में आ गया? आप बिना लिखे हुए आंसर बताओ कि हाँ सर इस बार यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी, बताइए।
Q इक्वल्स टू 3, क्योंकि B की कंसंट्रेशन डबल करने पर अगर ये 8 टाइम्स हो रही है तो इसकी पावर 3 होनी चाहिए, क्योंकि 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो यहां से P की वैल्यू और यहां से Q की वैल्यू पता चल जाएगी, और यही P और Q की वैल्यू यहां पुट कर दो तो रेट कांस्टेंट भी पता चल जाएगा। यही P और Q की वैल्यू पुट कर दो तो रेट कांस्टेंट भी पता चल जाएगा यहां पर। तो इस तरह से ऑर्डर भी पता चल जाएगा, रेट कांस्टेंट भी पता चल जाएगा कि हाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। दिस इज नॉन एज इनिशियल रेट मेथड। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये वर्ड बार बार इनिशियल रेट मेथड क्यों बोला जा रहा है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ये इनिशियल रेट मेथड है। उसका लॉजिक मैं बता देता हूं। एक्चुअली ये जो रेट हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं ना, ये कैसे मेजर कर रहे हैं कि हमने क्या किया, एक रिएक्शन स्टार्ट की और देखा कि यार 5 सेकंड्स में इतना चेंज हो गया, पहले 5 सेकंड्स में ए की कंसंट्रेशन में इतना चेंज हो गया, तो हमने उससे ए की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल दी या बी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल दी। लेकिन अब आप जो ये रेट निकाल रहे हो ना, वो कौन सी रेट निकाल रहे हो, 5 सेकंड्स में, यानी ये एवरेज रेट निकाल रहे हो। और यूज उसे पता कैसे कर रहे हैं हम, एज ए इंस्टेंटेनियस रेट, एज ए इंस्टेंटेनियस रेट। यानी जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 0.2 है, जो कि सही तो नहीं है, बट अगर वो टाइम पीरियड बहुत कम है जिसमें कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंज हो रहा है, अब 10 की पावर -4 है तो कोई ज्यादा चेंज होगी नहीं है कंसंट्रेशन। 10 की पावर -4 अगर रिएक्ट कर जाता है तो कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसे इनिशियल रेट मेथड कहा जाता है कि यानी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अगर ज्यादा चेंज हो जाएगा तो ये कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी चेंज हो जाएगी और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर हम इसको एज ए इंस्टेंटेनियस रेट की तरह यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इनिशियल रेट मतलब इनिशियली स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि यहां से जो के की वैल्यू आएगी, ये के किसके रेस्पेक्ट में होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू बी या विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन। ऋतुराज टी इक्वल टू 0 पर तो रेट 0 ही होगी। यस बताइए। रेट कांस्टेंट जो यहां से आएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा, विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा या विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन होगा। बहुत बढ़िया, किसी एक ने बहुत सही आंसर भी लिखा है, देवांश ने सही लिखा है, मानसविन ने भी सही लिखा है। बहुतों ने, ज्यादातर ने वही वापस रिएक्शन बोल दिया, जबकि मैंने इनिशियली बहुत कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसको इतना रिस्पेक्ट मत दिया करो। ज्यादा यूजफुल कौन सी टर्म है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, लेकिन अभी भी वही चल रहा है, वो कम हुआ नहीं है कहने के बाद भी। यहां पर रेट कांस्टेंट ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये रेट कौन सी है। अगर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है तो ये के विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है तो के विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा, अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो ये के बी विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। यानी रेट कौन सी है उसके अकॉर्डिंग के डिसाइड होगा। ये ध्यान रखना, ये आगे आजकल जेई मेंस में भी, जेई एडवांस पर भी इस पर क्वेश्चन आने लग गए हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। इस पर मैं बताऊंगा आपको जब अभी हम जेई मेंस करेंगे तो इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन जेई मेंस में और एडवांस दोनों में इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज इनिशियल रेट मेथड। अब इस चैप्टर में अभी तक आप देखो हमने क्या किया, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले डिराइव कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में दो केसेस ले लिए, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, और ये समझ में आ गया कि दो रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो एक ही रिएक्टेंट वाले आते हैं। लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, रेट कॉन्स्टेंट भी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं।
तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देखा यहां पर। लेकिन स्पेशली अब हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब यूं कह दो ये चैप्टर मेनली जो डिस्कशन होगा इस चैप्टर में अबाउट फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर कोई रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या क्या वो तरीके हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। राइट, अब इसमें क्या हम करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर का हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें कंसंट्रेशन का रेशियो आता है A0/80। तो अगर मान लो एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है और कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन हम यहां पर डायरेक्ट मोल्स भी पुट कर सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि कंसंट्रेशन पुट करें, कंसंट्रेशन की जगह मोल्स पुट कर सकते हो। या जैसा हमने पहले भी देखा था प्रेशर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लो एक कंटेनर में रिएक्शन हो रही है और आपको एक ही कंसंट्रेशन चाहिए, बट कंसंट्रेशन की बजाय अगर आपको प्रेशर पता है तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रेशियो लेंगे तो आरटी वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो अगर मान लो प्रेशर दे रखा तो उसे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेशर दे रखा तो डायरेक्ट प्रेशर पुट कर दो, मोल्स दे रखा तो डायरेक्ट मोल्स पुट कर दो, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो सिंस यहां पर रेशियो आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन बहुत सारे पैरामीटर्स यहां पर डायरेक्टली पुट किए जा सकते हैं, उन्हें कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि वो पैरामीटर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे मोल्स कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे हम अभी देखेंगे ऑप्टिकल रोटेशन भी जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट ऑप्टिकल रोटेशन भी पुट कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे वो अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इसमें आई थिंक 3 केसेस हम लेंगे। फर्स्ट वन, इफ प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या करेंगे वो भी हम देखते हैं। जैसे हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ना 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टी पर, तो आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो कि ए का इनिशियली प्रेशर अपॉन ए का टाइम टी पर प्रेशर, ए का टाइम टी पर प्रेशर, ये भी पुट कर सकते हैं। जैसे और यहीं पर ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखते हैं तो उसको ऐसे कह सकता हूं कि इनिशियली ए का प्रेशर है पी ए नॉट, टाइम टी तक उसमें से एक्स कम हो गया तो बचेगा क्या, पी ए नॉट माइनस एक्स, पी ए नॉट माइनस एक्स, वही ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहां ए क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, यहां पी ए नॉट क्या है इनिशियल प्रेशर, उसमें से एक्स कम हो गया। तो अगर हमें यहां पर रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो क्या पता होना चाहिए, ए का इनिशियल प्रेशर और ए का टाइम टी पर प्रेशर, ये चीजें हमें यहां पर पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी अब उसकी बात करते हैं। तो लेट से एक कंटेनर है जिसमें कोई रिएक्शन हो रही है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, ये तीनों ही गैसेस है, ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैसेस सब्सटेंस है। अब ये रिएक्शन हो रही है, देखो कोई रिएक्शन हो रही है उसमें कंटेनर में ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन किसी भी टाइम पर इस कंटेनर का टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना वो कोई बड़ा काम नहीं है, वो आसान काम है। क्या करो, बस यहीं पर एक कंटेनर में ऐसे मैनोमीटर लगा दो
और ये मैनोमीटर इससे अटैच कर दो। जैसे जैसे यहां पर गैस का प्रेशर चेंज होगा, इस मैनोमीटर में मर्क्यूरी लेवल भी चेंज होगा, और मर्क्यूरी लेवल चेंज होगा, उसमें हम डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, और डिफरेंस से हमें इस कंटेनर का क्या पता चल जाएगा, प्रेशर। यानी किसी भी इंस्टेंट पर इस कंटेनर का टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो कह सकते हो उसका एक आसान तरीका हमारे पास है, मैनोमीटर लगा दो, हाइट में डिफरेंस मेजर करते जाओ, कंटेनर का प्रेशर पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, T इक्वल्स टू 0 पर कंटेनर का प्रेशर मेजर कर सकते हैं, किसी टाइम पर कर सकते हैं, 10 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50 मिनट्स पर भी किया जा सकता है। यानी प्रेशर एट एनी टाइम T, इनिशियल प्रेशर और इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर। हाँ, यहां डाउट आता है कि सर इनिशियल तो मेजर कर लेंगे, T टाइम पर भी कर लेंगे, लेकिन सर ये इनफाइनाइट टाइम पर कौन मेजर करेगा सर, मतलब जिंदा तो नहीं रहेंगे हम। फिर बात तो तुम्हारी सही है, इनफाइनाइट टाइम पर कौन करेगा। तो देखो यहां पर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जैक्टली कंप्लीट तो इनफाइनाइट टाइम पर होती है, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें देखा 99.9% रिएक्शन होने में कोई इनफाइनाइट टाइम नहीं लगता, और 99.9% हो गई तो एक तरह से कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 100 हो ही गई यार। तो यहां पर मतलब इनफाइनाइट मतलब जब ऑलमोस्ट प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, 99.9% इस तरह से कुछ सोच लो, जब लगे कि यार अब प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड P इंफिनिटी। तो पहली चीज ये टर्म समझ लो, P नॉट, PT, P इंफिनिटी, लेकिन ये किसके प्रेशर है, कंटेनर के। यहां पर ये PA नॉट और ये क्या है, टाइम T पर कंटेनर किसी टाइम पर A के प्रेशर है, और हमें K निकालना है तो हमें कंटेनर का प्रेशर नहीं चाहिए, हमें कंटेनर में A का प्रेशर चाहिए। अगर यहां से A का प्रेशर आ जाता तो फिर कहना ही क्या था, डायरेक्ट यहां से डेटा लो, यहां पुट कर दो, खत्म काम। अगर मान लो B और C सॉलिड होते तो फिर प्रेशर कंटेनर में केवल किसके कारण होता है, A के कारण, जो कंटेनर का प्रेशर है वही यहां पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहां पर हम इस कंटेनर के प्रेशर में से यहां से PA नॉट और X निकाल सकते हैं। यहां से इस डेटा से PA नॉट या X निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है वो अब मैं बता रहा हूं। तो रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C। इनिशियली इसका प्रेशर है PA नॉट, टाइम T पर उसमें से X रिएक्ट कर जाता है, तो सिंस इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका भी 1, तो इसीलिए X और ये X। अगर ये 2 भी होता तो 2X, ये 3C होता तो 3X होता। हाँ, बट यहां हमेशा -X ही आएगा, और इनफाइनाइट टाइम पर ये 0, ये PA नॉट और ये भी PA नॉट, राइट। यहां पर भी 0 0 लिख दो। अब ये क्या है, किसी टाइम T पर कंटेनर के अंदर प्रेशर ऑब्वियसली इनिशियली केवल A के कारण होगा, फाइनली केवल B और C के कारण होगा, और T टाइम पर A के कारण भी होगा, B के कारण भी होगा और C के कारण भी होगा। हमें क्या करना है, ये प्रेशर है, X के टर्म में प्रेशर पता है, इक्वेट करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में P नॉट दे रखा है तो कह दो सर जो P नॉट है वही PA नॉट है, यानी इनिशियली प्रेशर तो रिएक्टेंट के कारण ही होगा। तो अगर P नॉट दे रखा है तो जो P नॉट है वही PA नॉट है। बट ऐसा हो सकता है कि आपको P नॉट नहीं दे रखा हो, तो अगर P नॉट नहीं दे रखा है तो फिर डेटा पता है कौन सा दे रखा होगा, P इंफिनिटी। अब बताओ इक्वेशन क्या होगा, अगर मान लो P इंफिनिटी का डेटा दे रखा है तो यहां से क्या इक्वेशन बनाओगे, बताओ। P इंफिनिटी को किसके बराबर करूं, इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर कंटेनर का केवल किसके कारण होगा, B और C के कारण। क्या इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया वेदांत, नीरज। B के कारण होगा, C के कारण होगा, दोनों को ऐड कर दो तो 2PA नॉट। यानी कुल मिला के या तो इससे या इससे, दोनों में से किसी एक से हमें क्या पता चल जाएगा, PA नॉट पता चल जाएगा। PA नॉट पता चल जाएगा, आधा काम तो हो गया। और क्या निकालना है, X। T टाइम पर प्रेशर दे रखा होगा, T टाइम पर प्रेशर A के कारण भी होगा, B के कारण भी होगा, C के कारण भी होगा। तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करेंगे तो
क्या आ जाएगा यहां पर, पी ए नॉट प्लस एक्स, पी ए नॉट प्लस एक्स, यहां से पी ए नॉट, यहां से एक्स आ गया, कर दो। ये वैल्यूज यहां पर पुट कर देना। पहली चीज मैं यहां पर बहुत क्लियरली बता रहा हूं, कौन सी चीज क्या है ये पहले पता कर लेना। जनता इसी में उलझ जाती, सर ये पी नोट क्या है, ये पी ए नोट क्या है। पी नोट, पी टी, पी इंफिनिटी, ये कंटेनर के प्रेशर बोल रहा हूं मैं। हाँ, वो हो सकता है पी नोट पी ए नोट के बराबर हो, कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कभी हो सकता है कोई कहता है कि नहीं, कंटेनर में इनिशियली कोई इनर्ट गैस भी है, तो इस तरह से कुछ किया जा सकता है। बट वो है तो इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो वर्ड्स पहले बहुत ढंग से बोलो, सोचो कि क्या हो रहा है, वो डिफरेंस दिखना चाहिए हमें। आयुष बेटा तुम रहने दो, तुम्हें एक्स नहीं समझ में आ रहा ना तो तुम रहने दो। यहां 6th 7th की क्लास नहीं चला रखी है। किसी ने बोला कि पी ए नॉट प्लस 2x होगा, वाह बेटा, पी ए नॉट प्लस 2x, यानी ए का, बी का और सी का प्रेशर ऐड करूंगा तो प्लस 2x आएगा, ऐसा? हे भगवान, ये ऐड करना भी सिखाना पड़ेगा यहां पर है। ये माइनस वाला नहीं दिख रहा होगा तुम्हें ना, ये एक्स तो दिख रहा है, ये माइनस वाला एक्स नहीं दिख रहा है, सही बात है। हम्म, ये बात कही रुचित बाबू, रुचित अलग ही लेवल पर है भाई। रुचित इस सेइंग कि सर आज तक एक्स किसको समझ में आया है। हाँ, चलो जी। तो यहां पर बेटा मैं वापस एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, पहले ये सोचो कि ये कंटेनर में प्रेशर कौन कौन लगा रहा है। ए बी सी, हो सकता है तीनों प्रेजेंट हो किसी टाइम पर, हो सकता है कोई दो प्रेजेंट हो सकता है कोई एक प्रेजेंट हो। जो जो उस टाइम पर प्रेजेंट है उसका सम कर लो, जो जो उस टाइम पर प्रेजेंट है उन सब का सम कर दो। अगर इनिशियली केवल ए था तो ए का प्रेशर आ गया, टी टाइम पर तीनों थे तो तीनों का सम कर दिया, इन्फानाइट टाइम पर बी और सी थे तो उनका सम कर दिया। दैट्स इट, राइट। और ये यहां से वैल्यूज यहां पुट कर दो। अब मैं दे रहा हूं आप लोगों को एक क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सा चेंज करूंगा यहां पर, देखते हैं हम इक्वेशन बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, इस टाइम पर और इन्फानाइट टाइम पर प्रेशर दे रखा है क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड के रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करिए।
चलो चलो जल्दी अब क्वेश्चन करो। बेटा लाइफ का तो नहीं पता, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अगर समझना है ना तो एक्स को तो बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और हो सकता है कि तुम इस एक्स को समझ जाओ तो एक्स हो ही ना। कैनी क्या लिख रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। सर के इसमें कभी जरूरत पड़े तो डाल दो। मोहित का आंसर आ गया 1/2 log 3। लिख देता हूं मोहित, देखते हैं। 1/2 log 3। वेदांत का आंसर आ रहा है 1/2। एक और आंसर आया मल्टीपल ए वाले का log 3/a, सॉरी 3/2। मल्टीपल ए तो ए लिख दिया मैंने, मैसेज चलेगा भैया। भैया उससे नहीं आएंगे। आंसर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। 1/2 log 2। 1/2 log 3। 1/2 log 3/2। वाह जी वाह। और भी कुछ कुछ आंसर दिख रहे हैं, बट ये कुछ कॉमन से दिख रहे हैं। चलिए करके देखते हैं। अब यहां पर इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पर इनिशियली इसका प्रेशर PA0, उसमें से अगर x चला जाए तो 2x और x, इन्फानाइट टाइम पर ये 0, इन्फानाइट टाइम पर इसका प्रेशर 2PA0 और इसका प्रेशर PA0। अब क्या इक्वेशन बनेगी? इन्फानाइट टाइम पर प्रेशर कितना दे रखा है? 600। इसको किसके इक्वेट करेंगे? 600 को किसके बराबर करें? 600 इन्फानाइट टाइम पर प्रेशर बी और सी के बराबर। बी का प्रेशर 2PA0, सी का प्रेशर PA0, तो ये हो गया टोटल 3PA0। तो यहां से PA0 की वैल्यू आ गई, PA0 इक्वल्स टू 200। इनिशियली ए का प्रेशर है 200। अब टाइम टी पर टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 400। टाइम टी पर प्रेशर ए बी सी तीनों के कारण, अब की बार इन तीनों का सम करेंगे तो इस बार क्या आएगा? हाँ, इस बार 2x आ गया भाई, मजा आ गया अब तो। बट अब मत कहना ना सर 3x आना चाहिए था, 2x क्यों आया? PA0 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4.606। बेस e को 10 में कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 लॉग इनिशियली प्रेशर कितना? 200। फाइनली कितना रह गया? 100। तो ये आ गया 1/2 log 2। 1/2 log 2। हाँ जी। 0.15 भी सही है। log 2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो वो भी सही है दिव्यांशु, करेक्ट। कुछ लोगों का 0.15 था, वो भी सही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ बहुत सारी जनता करती है, वो मैं बता दूं। यहां पर अभी तो ए का कोफिशिएंट 1 था। अगर मान लो ए का कोफिशिएंट 1 के बजाय 2 होता है, लेट से रिएक्शन ये होगी
2a कन्वर्टिंग इनटू 3b प्लस सी, सभी केसेस है। अब क्या करोगे, अब इक्वेशन कैसे बनाओगे? बनाने में -2x भी लिख सकते हो, लेकिन हमें -2x नहीं लिखना है, अभी भी x ही लिखना है, 3x/2 और यहां पर ये x/2। ये मैंने डायरेक्ट उस पर लिख दिया t टाइम पर, नहीं तो ये 0 ये 0, t टाइम पर p(a0), यहां पर माइनस ही लिखोगे, x/2 इनफाइनाइट टाइम पर ये 0, 3pa0/2 और ये 1/2 pa0। ये इक्वेशन बनाओगे, ध्यान रखना, लिख लेना। जनता क्या करती है, यहां 2 तो यहां -2x कर, कोई वेरिएबल ऐसे मानता है कि क्या बोलता हूं a का x रिएक्ट करेगा, कोई ऐसे बोलता है कि a का 2x रिएक्ट करेगा? यानी हमें कुछ अज्यूम करना, तो हाँ सर मैंने दो वेरिएबल मान लिए, कितना, ये 2x और ये 3y, ये कोई वेरिएबल होते हैं क्या? अभी 2x को कुछ x बोलो, वेरिएबल कभी 2x 3x नहीं होता, यानी कुछ अज्यूम करना तो x और y बोलो ना। तो a का कितना रिएक्ट करेगा, x रिएक्ट करेगा, y का कितना रिएक्ट करेगा, या कुछ और कितना, b कितना रिएक्ट करेगा, y रिएक्ट करेगा। ऋतुराज बेटा अभी हमें थोड़ा कोर्स भी कंप्लीट करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है शीट में, सब बढ़े हुए हैं, देर आर वेरी गुड क्वेश्चंस इनसाइड दी शीट। आप शीट करो, सब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, शीट करते जाओ। और फिर उसके बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन भी करोगे ना, तो लगेगा सर बिल्कुल आसान लग रहे हैं। शीट अगर ढंग से कर ली तो जेई एडवांस के क्वेश्चन भी आसान लगेंगे, यानी सीधा सीधा टारगेट में। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसने शीट को 2-3 बार कर ली ने, 3 बार कर ली, जेई मेंस में तो 100%, जेई एडवांस में भी 75% मार्क्स आएंगे, लिख के ले लेना। 3 बार कर लो, आसान नहीं है 3 बार करना, बट सारे क्वेश्चन 3 बार नहीं है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना यार, काइनेटिक्स इन 11th कब से, काइनेटिक्स कब 11th में होने लग गया बेटा यश? कहीं पर भी नहीं होता, तुम 11th में ही काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, 12th का चैप्टर है, हर जगह काइनेटिक्स 12th में पढ़ाया जाता है, और तुम 11th में ही करके बैठ चुके हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो प्रेशर वाला केस हो गया। सेकंड आ रहा हूं मैं, बाई टाइट्रेशन रीडिंग्स। बाई टाइट्रेशन रीडिंग ये क्या होता है वो समझते हैं। पहले तो इस वर्ड को समझते हैं, टाइट्रेशन। वैसे थोड़ा बहुत रिडॉक्स में आप ये पढ़ चुके हो, टाइट्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कंटेनर है जिसमें मान लो HCl है, और उस HCl की हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है कि HCl के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बेस मिक्स करते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें बेस मिक्स किया जाता है, और इसके साथ में यहां एक इंडिकेटर और डाला जाता है, एक इंडिकेटर और डाला जाता है। और जैसे ही दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, HCl के इक्विवेलेंट्स जैसे ही NaOH के इक्विवेलेंट्स के बराबर होते हैं, यह इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो कर देता है। इक्विवेलेंट्स वर्ड ये आप रिडॉक्स में पढ़ते हो, एन फैक्टर ये भी रिडॉक्स में पढ़ते हो, तो ये टर्मिनोलॉजी देखो वहां से आ रही है। ऑब्वियसली जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट अभी मैं उनको नहीं समझा सकता, मतलब वर्ड्स ये क्या उनके मीनिंग रिडॉक्स में ही समझ में आएंगे। बट टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि जैसे इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो करेगा, HCl और NaOH के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो, किसी एक की कंसंट्रेशन पता है तो यहां से हम दूसरे की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइट्रेशन, राइट। इस तरह की टाइट्रेशन 12th में है, इवन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी होती है। KMnO4 की टाइट्रेशन होती है ऑक्जेलिक एसिड के साथ, मोहर सॉल्ट के साथ। तो अब ये जो मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं ना आपको, वो आपके टाइट्रेशन में भी काफी हेल्प करेगा। स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स होते ना,
उसमें भी हेल्प करेगा। वहां आप इंडिकेटर्स भी यूज करते हो, कुछ टाइट्रेशंस में इंडिकेटर डाले जाते हैं अलग से, कुछ टाइट्रेशन में नहीं डाले जाते। जहां KMnO4 यूज होता है वो वहां पर इंडिकेटर अलग से नहीं डाला जाता, क्योंकि KMnO4 अपने आप में ही एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो ये तो बात हो गई टाइट्रेशन क्या है। अब मैं यहां पर आ रहा हूं पर्टिकुलर काइनेटिक्स वाले पार्ट पर। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले मैं लिख रहा हूं, सेकंड पार्ट में यू कह दो ए पार्ट है। बाय फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 का डीकंपोजिशन हो रहा है, ये हेडिंग डाल दो। अब मैं पहले आपको एक क्वेश्चन की लैंग्वेज देता हूं। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, H2O2 एक्वस गिविंग H2O liquid plus O2. For the given first order reaction, find rate constant using following information। और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है यहां पर आपको, t इक्वल्स टू 0 और टाइम t पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, V0 और VT। अब यहां पर आपको कहा जा रहा है कि फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t इक्वल्स टू 0 टाइम t पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इज V0 और VT। आपको बताना है कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। अब बहुतों को तो इस क्वेश्चन को देखकर एक डाउट होता कि सर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, सर रिएक्शन तो हो रही है H2O2 की और डेटा दे रखा है सर KMnO4 का, ये क्या बात हुई। बट कोई गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब उसको कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूं, बिकॉज इसके पीछे की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि ये डेटा कहां से आया है। अब आप ये सोचो कि आपको कहा जाता है कि आप लेबोरेटरी में जाओ और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अपने आप को बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट मानो, आप बहुत समझदार, सब कुछ आपको आता है एकदम, यस परफेक्ट आता है सब कुछ। इस तरह से सोचो अपने लिए, आपके लिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है साहब, आपको कहा गया कि इसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो आप लेबोरेटरी में गए और लेबोरेटरी में आप क्या करते हो, एक कंटेनर है, उसमें आपने H2O2 डाल दिया। ठीक है, H2O2 डाल दिया। अब धीरे धीरे ये H2O2 क्या होगा, डीकंपोज होगा। और अब अगर हमें इसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और H2O2 की टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन। ये दो डेटा आपको चाहिए कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, 10 मिनट्स के बाद इतनी है, या 20 मिनट्स के बाद, किसी भी एक टाइम पर इनिशियल पता हो और किसी टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन पता हो, ये दोनों डेटा पुट कर दो, किया जाएगा, राइट। अब बट प्रॉब्लम ये कि कंसंट्रेशन कहां से आएगी भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन कहां से आएगी, टाइम टी पर कंसंट्रेशन, ये कैसे मेजर करते हैं। हम अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का इंफॉर्मेशन यूज कर चुके हैं कि इनिशियली कंसंट्रेशन इतनी है, टाइम टी पर कंसंट्रेशन इतनी है, हमें डेटा गिवन होता है, हम पुट कर देते हैं, के निकल के आ जाता है। बट सोचो कैसे ये डेटा आता होगा, कोई कैसे फाइंड आउट करता होगा, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो ये डेटा कैसे आता है, क्या किया जाता है, लेट से t इक्वल्स टू 0 पर हमें इस H2O2 की कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पर इस कंटेनर में से पीपेट के थ्रू वर्ड सुना हुआ है, ब्यूरेट, पीपेट। जब आप लेबोरेटरी में टाइट्रेशन करते हो तो पीपेट के थ्रू यहां से आप 5 ml 10 ml का थोड़ा सा सैंपल निकाल लो। लेट से आपने कितने ml का सैंपल निकाला, 5 ml। और इस 5 ml सैंपल को आप क्या करोगे, एक बीकर में डालोगे और उस बीकर में डालने के बाद KMnO4 के साथ हम उसको टाइट्रेट कर रहे हैं।
यानी इस बीकर में हम क्या डाल रहे हैं, KMnO4। ये KMnO4 जो हम डाल रहे हैं ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O2 के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O2 के साथ, क्योंकि यहां से जो सैंपल आया उसमें H2O2 है। जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी कलर चेंज हो जाएगा। यानी जब कलर चेंज हुआ उस टाइम तक हम कितना KMnO4 डाल चुके थे, V0 ml। V0 ml KMnO4 डालने पर यहां पर कलर चेंज हो गया, यानी V0 ml डालने पर KMnO4 और H2O2 के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। ये डेटा आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे, सैंपल निकालोगे, बीकर में लोगे, उसमें धीरे 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 KMnO4 डालोगे और V0 ml, यानी आपने देखा कि कब कलर चेंज हुआ। मान लो 10 ml डालने पर कलर चेंज हुआ तो वो 10 ml आपका क्या हो गया, V0। या 20 ml डालने पर कलर चेंज हुआ तो वो 20 ml आपका क्या हो गया, V0। अब ये डेटा हमें पता है एक्सपेरिमेंटली, इससे हम इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी, तो जब इंडिकेटर कलर चेंज शो कर रहा है तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे। तो H2O2 के कितने इक्विवेलेंट्स है, इक्विवेलेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, M इंटू V। ये तो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इक्विवेलेंट्स पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है n फैक्टर से। लेट्स से H2O2 का n फैक्टर है N1, तो ये किसके इक्विवेलेंट्स हो गए, H2O2 के, H2O2 के। और इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, KMnO4 के। तो KMnO4 की मान लेते हैं मोलरिटी कितनी है, M। KMnO4 की मोलरिटी है M, उसके कितने ml डालने पर कलर चेंज हो रहा है, V0। तो ये M इंटू V0, ये क्या हो गया, KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स इंटू KMnO4 का n फैक्टर N2। ये क्या आ गए, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ये क्या आ गए, इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। दोनों को इक्वेट कर दो, KMnO4 की मोलरिटी पता है, n फैक्टर भी पता होना चाहिए, H2O2 का n फैक्टर भी पता होना चाहिए। ये V0 का डेटा एक्सपेरिमेंटली आ गया, ये सब पुट कर दो तो आपको H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। आयुष का कहना, सर यूज भी किया था, पिपेट से NaOH पी लिया था, खट्टा था। बेटा NaOH खट्टा नहीं होता है, एसिड जो NaOH बेस है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। यश बेटा ये भी ml में, ये भी ml में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड वो कट जाएगा। अब ये तो चलो इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई, अब हमें क्या करना है, थोड़ी देर के बाद फिर से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं T टाइम के बाद फिर से हमने यहां से एक सैंपल निकाला, टाइम T पर फिर से एक और 5 ml का ही सैंपल निकाला। हाँ, अगर पहले 5 ml का था तो अभी भी 5 ml, पहले 10 ml तो अभी भी 10 ml। फिर से इस यहां से सैंपल निकाला, तब तक इस कंटेनर में H2O2 डिकम्पोज हो रहा था, H2O2 डिकम्पोज हो रहा था। उस सैंपल को उसने वापस यहां डाला और फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट की, फिर से टाइट्रेशन स्टार्ट की। और इस बार हम देख रहे हैं कि V0 नहीं, VT डालने पर कलर चेंज हुआ। अच्छा ये बताओ पहले, V0 ज्यादा होगा या VT की वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? V0 की वैल्यू ज्यादा होगी या VT की? वेरी गुड, V0 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि जब दूसरी बार सैंपल निकालेंगे तो उसमें कुछ H2O2 तो डिकम्पोज हो चुका है। तो जब आप दूसरी बार सैंपल निकालोगे सेकंड टाइम, तो उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन पहले से कम होगी। तो इस बार KMnO4 की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पहले से कम होगी, उतना KMnO4 यूज नहीं होगा, उससे पहले ही कलर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर सैंपल निकाला, यहां पर डाला, टाइट्रेट किया, फिर से इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है। तो जब आपने T टाइम पर सैंपल निकाला तो अब उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन कुछ और होगी। कितने इक्विवेलेंट्स हो गए, H2O2 के मोल्स कितने हो गए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विवेलेंट्स के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n फैक्टर, वो तो वही रहेगा।
KMnO4 के कितने इक्विवेलेंट्स होंगे? m इंटू वी टी, m इंटू वी टी इंटू एन फैक्टर। अब सोचो, ये सारे डेटा पुट कर दो यहां पर, यहां से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, यहां से टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, और ये डेटा आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा। लेकिन अब एक सेकंड के लिए सोचो, क्या ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत है? क्या ये एन फैक्टर पुट करके, मोलरिटी पुट करके, क्या ये वैल्यूज निकालने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? इनका क्या ले लो, रेशियो। जैसे ही रेशियो लेते हो, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म भी कैंसिल, ये वाली टर्म भी कैंसिल, यानी कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वो वी नॉट अपॉन वी टी के बराबर आ गया। यानी आपको कुछ नहीं करना है, जो ये कंसंट्रेशन का रेशियो है कह दो वो वी नॉट अपॉन वी टी के बराबर है, यानी रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? 1/t ln वी नॉट अपॉन वी टी। काम खत्म। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ सर एन फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो तो कट जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब, सही बात है, एन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आना चाहिए वो एक अलग बात है, बट राइट नाउ यहां पर H22 का एन फैक्टर क्या है नहीं पता, KMnO4 का क्या है नहीं पता, कट जाएंगे, खत्म। यानी आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है सर, कंसंट्रेशन तो H2O2 की और वॉल्यूम किसका पुट कर रहे हैं? KMnO4 का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कंसंट्रेशन KMnO4 के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो कंसंट्रेशन है वो KMnO4 के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यहां पर कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ KMnO4। पहले प्रेशर पुट किया था, बिकॉज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां पर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ KMnO4, उसकी जगह डायरेक्ट पुट कर लो। तो आपको यानी इतना कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये डेटा यहां पर पुट करो, वी नॉट वी टी, यहां से के निकाल सकते हो। लिख लेना यहां पर, आंसर भी लिख लेना, 1/t ln वी नॉट अपॉन वी टी। बट ये भी ध्यान रखना, ये आंसर तब आया है जब पहली बार भी 5 ml सैंपल निकाला, दूसरी बार भी 5 ml निकाला, दोनों बार सैंपल का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि क्या किया, ये अंडरस्टूड है कि पहली बार सैंपल निकाल रहे हैं वो भी उतना ही है, दूसरी बार निकाल रहे हैं वो भी उतना ही है, तब जाके ये आंसर है। एग्जामिनर हो सकता है, खासकर जेई एडवांस वाले, वो यहां पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल टेकन आउट यहां 5 ml या 10 ml, फिर ये यहां पर कैंसिल आउट नहीं होंगे। पहली बार 5 ml सैंपल निकाला, दूसरी बार 10 ml निकाला, फिर यहां 1/2 का भी एक फैक्टर और आ जाएगा। तो तरीका तो देखो पता होना चाहिए। एडवांस वालों पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, उन्हें पता है कि जनता कहां गड़बड़ करती है, क्या रटती है, वो उसी पर क्वेश्चन बनाते हैं जिससे वो गड़बड़ हो जाए। हाँ, थोड़ा सुनना सत्यम, N2 किसका सेम हुआ? अरे KMnO4 का N2, ये भी KMnO4 है, KMnO4 का एन फैक्टर बदल जाएगा, ये भी KMnO4, ये भी KMnO4, तो KMnO4 का थोड़ी N2 चेंज हो जाएगा। KMnO4 का N2, चाहे आज मैं KMnO4 यूज कर रहा हूं, उसका एन फैक्टर अलग है, कल तुम KMnO4 यूज करोगे तो उसका एन फैक्टर अलग हो जाएगा। इसका H2O2 का एन फैक्टर N1, KMnO4 का N2। कैन यू आस्किंग सर इससे क्वेश्चन आते नहीं आते? बेटा हम तो ऐसे ही मजे के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हमें तो मजा आता है पढ़ने में, एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा, जाके देखना। और जेई वाले पूछेंगे नहीं यार तुमने पढ़ा या नहीं, बताओ। नहीं सर मैंने तो नहीं पढ़ा, फिर ये बोलना, फिर प्रिंस बेटा हम 12th में आ गए हैं। एम क्या है, वी क्या है, एन क्या है, इक्विवेलेंस वर्ड सुना है कभी? हम्म, लास वेगास वर्ड सुना है?
जिससे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में सब पता है। लेकिन ये काम की चीज है, वो हमें नहीं पता साहब। नहीं, वहां के बारे में सब पता होता है। देन इसी में एक और केस ले रहा हूं अब मैं यहां पर। एसिड कैटेलाइज यानी बी पार्ट ही है, अभी भी टाइट्रेशन वाला केस ही चल रहा है। टाइट्रेशन वाला केस ही चल रहा है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। प्रियांशु सिंह, मेरा दोस्त बोलता पैसे कमाने के बाद वहीं जाना है उड़ाने के लिए, ऐसा। चलिए सेकंड एग्जांपल पर आ रहा हूं, अभी भी टाइट्रेशन वाला ही केस चल रहा है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या है ये वो देखते हैं। पप्पू बेटा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना, दैट्स इट। कैनी तुमने क्या कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, इतने सारे कमेंट आते तो अपनों में भूल गया। मोहित आप टेलीग्राम देखते ही नहीं बेटा, वो तो दिन भर क्लासेस के बाद बहुत सारा तो कभी भी नहीं देखा जाएगा, व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम हो, बात तो वही है फिर। बेटा क्लासेस में पूछो ना, तुम यहां पर क्वेश्चन पूछो। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। पहले वापस से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन क्या दे रखी है, ईस्टर CH3CO, C2H5 प्लस H2O, लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू CH3COOH एक्वस प्लस C2H5OH, राइट। और ये कहा जा रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और हमें इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंफॉर्मेशन क्या दे रखी, T=0 टाइम T और इन्फाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड V0 VT और V इंफिनिटी। और ये जो रिएक्शन है वो एसिड कैटेलाइज्ड है, मतलब इसमें हमने थोड़ा HCl भी डाला हुआ है, डबल डैश लगा देता हूं। लेकिन आपको पता वाटर तो यहां सॉल्वेंट है, सूडो ऑर्डर डिस्कस किया हुआ है, तो ये वाटर की कंसंट्रेशन तो क्या रहेगी, हमेशा ही कांस्टेंट, तो इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं। लेकिन H प्लस बी तो कैटलिस्ट है, और हमें पता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन H प्लस आयन ना तो, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटलिस्ट ना तो कंज्यूम होता है ना प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेशन उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी, तो क्यों ना इसको भी मर्ज कर दें, ये हमेशा ही रहेगी, ये हम कांस्टेंट अपने आप नहीं कर रहे। देखो सूडो ऑर्डर में हम कंसंट्रेशन बढ़ा के करते हैं, यहां पर ये अपने आप ही कांस्टेंट है। तो फाइनली आप कह सकते हो कि यहां पर भी जो रेट है वो तो केवल ईस्टर की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी। रेट जो है वो क्या हुआ, हुँ? तो रेट जो है यहां पर
सिंस H प्लस भी कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये सॉल्वेंट है, बहुत सारा होता है, तो यहां पर रेट जो है वो केवल ईस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पर जो K होगा वो किसके बराबर होगा, 1/T ईस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम T पर कॉन्सेंट्रेशन, या ये कह दो ईस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर A है तो यहां पर भी A/A-X। बट इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी पता होना चाहिए कि H प्लस कैटेलिस्ट है, वाटर पर भी डिपेंड करती है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो यहां पर हमें ये वाला K फाइंड आउट करना है, ये K आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए अब इंफॉर्मेशन दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड V0, VT और V इंफिनिटी। अब फिर से देख के वही लगता है बोनस हो जाएगा क्या, क्योंकि आपको तो NaOH का वॉल्यूम दे रखा है। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है, यानी वो स्टोरी पूरी समझ में आनी चाहिए। T इक्वल्स टू 0 पर सैंपल निकाला, उसको टाइट्रेट किया, टाइम T पर फिर सैंपल निकाला, फिर उसको NaOH के साथ टाइट्रेट किया, इन्फानाइट टाइम पर फिर सैंपल निकाला, फिर उसको टाइट्रेट किया, राइट। किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, NaOH के साथ। V0, VT, V इंफिनिटी वॉल्यूम डालने पर कलर चेंज हो रहा है। अब सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि इस बार ये NaOH जो हम डाल रहे हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ईस्टर के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, C2H5OH के साथ, किसके साथ, क्योंकि KMnO4 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, H2O2 के साथ। तो ये NaOH जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके बिल्कुल सही कहा। तो ये बेस है, NaOH क्या है, बेस। किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड। लेकिन ये तो दिख ही रहा है H प्लस बी तो है, ये अलग रिएक्शन है। जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो वो एक अलग रिएक्शन, ध्यान रखना ये टाइट्रेशन वाली रिएक्शन नहीं है। यहां से सैंपल निकाल के जब उसको NaOH के साथ टाइट्रेट करोगे तो वो NaOH इस H प्लस यानी HCl के साथ भी टाइट्रेट करेगा और एसिटिक एसिड के साथ भी टाइट्रेट करेगा। ये मान लो कि H प्लस आयन किससे आ रहे हैं, HCl से आ रहे हैं। तो अब यहां पर ये NaOH जो है वो इन दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब भी आप सैंपल निकालोगे उसमें कुछ HCl भी होगा, कुछ एसिटिक एसिड भी होगा। NaOH HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। जब दोनों पूरे खत्म हो जाएंगे तब जाके इंडिकेटर का कलर चेंज होगा। तो NaOH इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर मुझे यह बताइए सबसे पहले कि ये जो रीडिंग्स होगी वो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। इस बार ये जो रीडिंग्स होगी वो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। V0, VT, V इंफिनिटी, इनको कंपेयर करें तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। किसी ने लिखा सर H प्लस तो कैटलिस्ट है। बेटा वो कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए है, जब NaOH के साथ रिएक्शन हो रही तब H प्लस, वहां कोई कैटलिस्ट नहीं है। NaOH उस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और H प्लस को कंज्यूम करेगा। तो NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रही वो अलग है, उसमें H प्लस कैटलिस्ट नहीं है। बहुतों ने लिखा है इंक्रीजिंग, बहुतों ने लिखा है डिक्रीजिंग, बट आंसर इज यस, इंक्रीजिंग। इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो पहले सैंपल में एसिटिक एसिड कम, दूसरे में और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा।
हाँ, H प्लस की कांस्टेंट होगी। जब भी सैंपल निकालोगे H प्लस की कंसंट्रेशन उतनी होगी, लेकिन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो उसके साथ जो NaOH रिएक्ट करेगा वो भी बढ़ेगा। तो इस बार ये कंसंट्रेशन बढ़ती हुई होगी, यानी V इंफिनिटी सबसे ज्यादा, VT उससे कम और V नॉट उससे भी कम। अब आप सोचो कि क्या ये V नॉट, VT, V इंफिनिटी ये दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन T इक्वल्स टू 0 पर सोचें। T इक्वल्स टू 0 पर जब हमने सैंपल निकाला तो क्या उस T इक्वल्स टू 0 सैंपल में भी, यानी 0 टाइम पर जो सैंपल निकाल रहे हैं उसमें भी एसिटिक एसिड होगा क्या? नहीं होगा। T इक्वल्स टू 0 टाइम पर सैंपल में एसिटिक एसिड नहीं होगा। तो T इक्वल्स टू 0 पर जो हम NaOH डाल रहे हैं वो तो केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस H प्लस के साथ। केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस के साथ। और अब हम जब भी सैंपल निकालेंगे उसमें H प्लस उतने ही होंगे, उसमें H प्लस उतने ही होंगे, तो हमेशा उसके साथ उतना ही NaOH रिएक्ट करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि हमेशा V नॉट ml NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? H प्लस के साथ। चाहे T इक्वल्स टू 0 टाइम T हो, इनफाइनाइट टाइम हो, H प्लस के साथ कितना NaOH रिएक्ट करेगा? V नॉट। क्यों? क्योंकि H प्लस कैटलिस्ट है। जब भी सैंपल निकालोगे कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन वही होगी, तो H प्लस के मोल्स वही होंगे, तो उसके साथ उतना ही NaOH रिएक्ट करेगा। और यह भी बता दूं, NaOH पहले H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब ये H प्लस कंज्यूम हो जाएगा फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिटिक एसिड के साथ। तो यहां पर अब आप कह सकते हो टाइम T पर जो आप NaOH डाल रहे हो वो V नोट से ज्यादा है, तो V नोट से ज्यादा जो आप डाल रहे हो, जो V नोट से ज्यादा एक्स्ट्रा जो डाल रहे हो, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिटिक एसिड के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से एसिटिक एसिड के साथ कितना रिएक्ट करेगा, तो VT माइनस V नोट। यहां पर एसिटिक एसिड के साथ कितना रिएक्ट करेगा? V इंफिनिटी माइनस V नोट। यानी यहां से अब हमें यह पता चल गया कि जो NaOH हम डाल रहे हैं उसमें से कितना NaOH एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कितना NaOH H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो H प्लस के साथ तो फिक्स है V नोट, उसके अलावा जो भी डाल रहे हो वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डाल रहे हो वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब हमें यह पता चल गया कि H प्लस के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको किसकी कंसंट्रेशन पता करनी है? ईस्टर की। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसमें किसकी कंसंट्रेशन है? ईस्टर की कंसंट्रेशन। हमें ईस्टर की कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? H2O2 की। बट लास्ट क्वेश्चन में फायदा क्या था कि H2O2 को ही हम किसके साथ टाइट्रेट कर रहे थे? KMnO4 के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें H2O2 की कंसंट्रेशन चाहिए थी और KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? H2O2 के साथ। तो H2O2 की कंसंट्रेशन डायरेक्टली इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो गई। लेकिन यहां अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो NaOH है वो इसकी कंसंट्रेशन से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कंसंट्रेशन डायरेक्ट वॉल्यूम के बराबर है। ये वॉल्यूम जो है वो किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन के। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा तो ये वॉल्यूम ज्यादा, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कम तो ये वॉल्यूम कम। यानी अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वॉल्यूम तो इससे रिलेटेड है, हमें किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? ईस्टर की। अब क्या करें? तो अब हम क्या करेंगे? पहले ईस्टर की कंसंट्रेशन को एसिटिक एसिड से रिलेट करेंगे, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन को इस वॉल्यूम से, तो इनडायरेक्टली ये भी रिलेट हो जाएंगे। कैसे होंगे वो बता रहा हूं। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन वही A, इसकी 0, टाइम T पर A माइनस एक्स तो इसकी X, इनफाइनाइट टाइम पर ये 0 तो इसकी A। तो हमें अब T इक्वल्स टू 0 पर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0, टाइम T पर X, इनफाइनाइट टाइम पर A। अब इनफाइनाइट टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? A। इनफाइनाइट टाइम पर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन A और इनफाइनाइट टाइम पर इसके साथ कितना NaOH रिएक्ट कर रहा है? V इंफिनिटी माइनस V नोट। तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब मैंने एन फैक्टर वगैरह नहीं लिखे क्योंकि वो रेशियो लेने पर सब कट जाएंगे, इसलिए एन फैक्टर 5 ml 10 ml कुछ नहीं लिखा है। एसिटिक एसिड इस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
टाइम टी पर एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है x, उसके साथ कितना NaOH रिएक्ट कर रहा है Vt माइनस वी नॉट, Vt माइनस वी नॉट इतना रिएक्ट कर रहा है। यहां से आपको A और X का रेशियो पता चल जाएगा। वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहो तो के मान लो नहीं तो वन भी मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या होना है, कैंसिल ही होना है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहां होगा वही यहां होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इज v इंफिनिटी माइनस वी टी। ए की वैल्यू ये पुट कर दो, a माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो k इक्वल्स टू 1/t ln v इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस वी टी। ये फॉर्मूला आ गया। यानी क्वेश्चन में ये डेटा दे रखे होंगे वी नॉट वी टी वी इंफिनिटी, ये पुट कर दो 1/t ln वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी, आंसर आ जाएगा। आदित्य बेटा वापस सुनना पूरी चीज, वापस से देखना। दो अलग अलग रिएक्शन को मिक्स कर रहे हो, ये अलग रिएक्शन है, NaOH के साथ अलग रिएक्शन हो रही, किसी को भी कहीं से रिलेट कर रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सुनो वापस, समझ में आएगा। यहां कमेंट मत करो, सुनो ढंग से। कमेंट करने के बजाय यहां ढंग से सुनो, समझ में आ जाएगा। कमेंट तब क्या करो जब मैं पूरा समझा चुका हूं, बीच में कमेंट मत करा करो। वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें इस सुनने से ज्यादा तुम कमेंट करने में फोकस करते हो। ये सोचो कि सर ने जो कहा वो कैसे सही होगा। कार्तिक इज सेइंग आज आप सर बहुत सारा होमवर्क देना। ऐसा क्यों कार्तिक? तो फाइनली हमारे के की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि ए और एक्स की वैल्यू आ गई और ए और एक्स को हमने यहां से रिलेट कर दिया। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन ज्यादा, तो अल्टीमेटली तो आपको ए चाहिए, वो ए की वैल्यू यहां से इसको रिलेट किया और यहां से हमने इसको इससे रिलेट कर दिया। सुनोगे वापस सब समझ में आएगा, सुनो अच्छी तरह से, सब समझ में आएगा। बहुत डिटेल में हर छोटे छोटे पॉइंट से बताया है, सारे पॉइंट्स बताए मैंने आपको। आज कोई क्लास नहीं है? क्या बात है, मजे, कितना अच्छा लगता है ना। सोचो एक दिन में 5 क्लास हो रही है और एक दिन 2 गायब हो जाए, हाँ। ये बात तो है, मजा ही अलग होता है सो नहीं। मतलब स्कूल में भी जब जाते हो ना, स्कूल से अगर छुट्टी 1 घंटे पहले हो जाए तो इतनी खुशी मिलती है। मतलब 4-5 घंटे की स्कूल हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन 1 घंटे जो पहले छूट जाते हैं ना। कोई कह रहा था, अच्छा जीबी सर की है, वीजी सर की ऑफ हुई है। आज सर क्यों सब क्लास ऑफ है यार, नहीं पता। चलो जी चलो, अब होमवर्क दिया जाएगा आप लोगों को। तो 42 से 42 से लेके 47 तक S1 में 23 से लेके 35 तक।
कार्तिक आज बड़ा जोश में है। वैसे अभी ज्यादा नहीं दिया मैंने, थोड़ा सा दे देता हूं यार मैं, क्योंकि बाद में फिर तो होता नहीं है। O2 1 से लेके 4 तक, ताकि थोड़ा थोड़ा होता रहे साथ साथ में, नहीं तो बाद में थर्मोडायनेमिक्स का छूट गया तो छूट ही जाता है। सर प्लीज ब्लेस मी कि अगेन बैकलॉग क्रिएट ना हो। चलिए ठीक है। अभी O2 भी यार वो आज फ्लो फ्लो में नहीं करवा पाया, करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की O2। दीपक ये क्या पूछ रहे हो, मुझे भी नहीं पता। चैप्टर खत्म कब होगा? दिन आएगा बेटा, इसका भी चिंता मत करो। मैंने क्या बोला था, लड़कियों से उनकी उम्र और टीचर से कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि चैप्टर कब खत्म होगा। ये दोनों चीजें कभी भी नहीं पूछनी चाहिए आपको, ध्यान रहे। बेटा मेरी तो अभी एक और क्लास है 11th में। थर्मोकेमिस्ट्री भी बचा है। ये O2 थर्मो की नहीं बेटा, ये O2 काइनेटिक्स की ही है। थर्मो वाला तो दिया हुआ है, वो एस एडवांस वाला दिया हुआ है, अभी नहीं है। चलिए डन, मिलते हैं, बाय बाय।